नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत समय के अंतराल के बाद हम आज फिर से इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो आज हमारे साथ संजय शर्मा जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद भाई साहब गोविंद जी। तो सर, आपके सबसे और पहले आपके चैनल के सभी जी। जी जी, आवाज थोड़ा रुक रुक के हाँ, आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो मुझे इस योग्य समझ के इस मेरी के सभी माध्यम से मेरी कहानी को सुनेंगे। और आपके द्वारा जो चैनल चलाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है। सभी लोग इसको ये लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने भी आपके कई पुराने इंटरव्यूज जो आपने लिए थे उन जी जी सबको भी देखा है। बाकी बहुत अच्छा आपका प्रयास है। बहुत सर, बहुत आपको जो है सर असल काम तो आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एक शुरुआती जर्नी की ओर से हम शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और इस क्षेत्र में आप कैसे आए। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्मा हूँ। आज से लगभग जो है 60 वर्ष पूर्व मेरा जन्म हुआ था। ओके। और तभी से जो है इस महाकाल की नगरी में ही अपनी कर्मस्थली बनाते हुए रहा हूँ मैं। शुरुआती दौर में बचपन से ही मेरे फादर जो है वो म्यूजिक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। म्यूजिक कॉलेज से संबंध रहे, सितार उनका इंस्ट्रूमेंट था। तो कला जगत में और संगीत में रुचि रही। उस रुचि में आज तक बरकरार काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन भी वहीं? हाँ, मेरा स्कूल का एजुकेशन यहीं पर हुआ। उसके बाद मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री किया। डिग्री करने के बाद ही जो आ गया मैं ग्रामीण यांत्रिकी जो सेवा है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट है। में एज ए जूनियर इंजीनियर मैंने सर्विस अपनी प्रारंभ करी। और उसके पश्चात जितने रूरल एरियाज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होते थे वो करते करते मैं लगभग 34-35 वर्ष मैंने जो है अपनी सेवाएं इस विभाग को दी। विगत 3 या 4 वर्ष पूर्व मैं हरदा के अंदर एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। वहीं से मन में विचार हुआ कि अब बहुत कर लिया, बहुत हो गया, कुछ अपने लिए, कुछ देश के लिए कला जगत के लिए समय निकालें। तभी से मैंने जो है अपना VRS लेकर और फिर नौकरी अलविदा कहा और इस संगठन के माध्यम से काम करने के लिए निकल पड़ा। ओके, आप लिखते भी हैं, जैसे कि हमारी छोटी छोटी बातों में हमें पता चला। तो हम उस विषय के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप किस विषय पे लिखते हैं? वह संस्कार भारती, जैसे आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है संगठन की, तो उसका जैसे हम लोग जो कंटेम्प्रेरी में काम करने वाले, समकालीन दौर में जो काम करने वाले कलाकार हैं, वो बहुत रेयर जानते हैं। बट वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इससे कैसे जुड़े हुआ, इन सब की गतिविधियां क्या होती हैं, बहुत से कम लोगों को पता है। तो उसके लिए भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसको कैसे और एक्सप्लोर किया जाए। गोविंद जी, जैसे ही मैं नौकरी के अंदर आया तो युवा अवस्था में ही नौकरी लग गई थी। मान के चलिए कि 20-22 साल की उम्र से ही नौकरी स्टार्ट हो गई थी। और उसी दौरान जो है पिताजी के साथ साथ जो है कुछ सामाजिक संगठनों में काम करने का अनुभव मिला। और जब कुछ संस्थाओं के साथ काम किया तब ऐसा लगा कि जो मेहनत और जितना डिवोशन से अपन इन कामों को कर रहे हैं, लेकिन वो सारी संस्थाएं एक पॉकेट संस्था के रूप में काम करती है। वहाँ किसी एक व्यक्ति का ही नियंत्रण है उस पूरी संस्था के ऊपर। और जो भी काम हो रहा है वो उन्हीं का जैसा काम कर रहे हैं। उसी दौरान जो है फिर संस्कार भारती के कुछ पदाधिकारियों के साथ संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे इस संगठन से जोड़ा। तब एक अंतर महसूस हुआ कि एक अखिल भारतीय संगठन से जुड़कर काम करना और किसी व्यक्ति विशेष की संस्था के साथ काम करना में बहुत अनुभव होता है। तब से मैं जब लगभग 25 से 30 संगठन के साथ जुड़े मुझे हो गए हैं। और उसके बाद से फिर कला जगत का मैंने कोई अन्य संगठन को जुड़ने का प्रयास भी नहीं किया। एकमात्र इसी संगठन के माध्यम से विगत पिछले 25-30 वर्षों से मैं जुड़कर काम कर रहा हूँ।
सरकारी सेवा के अंतर्गत जब जितना समय मिल जाता था उतना समय देता था। धीरे धीरे जब समय की अनुकूलता होने लगी तो आज लगभग 300 एक रूप में ही काम ओके अपने स्वयं जी। समाज। तो जैसे जैसे कि आपके जो रचनाएं हैं वो लगभग 100 से भी अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हम कुछ चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं और उसके विषय में भी कुछ बताएं। रचनाएं तो फिर क्या है, पिछले 3-4 वर्षों से जब मैं अपना पूर्ण समय अपने लिए निकालना लगा, तब जो मन के अंदर मेरे भाव आते थे, उन भावों को प्रदर्शन करने का, उन भाव में लिखने का शौक हुआ। उनको लिखते लिखते जो चूंकि अभी आजकल अब मोबाइल और इसी माध्यम से करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, तो फिर हमने इंदौर समाचार, अपने यहाँ का एक प्रतिष्ठित समाचार है, उसके अंदर अपनी रचनाएं भेजना शुरू किया। तो लोग से उनको अच्छा होगा तो एक उनका एक पृष्ठ आता है, उसके अंदर नियमित रूप में छपने लगी। तो जो सामने दिखता है तो यही उसके अंदर शुरू से रहा है। कहीं कोई व्यक्ति विशेष या किसी को लेकर चर्चा नहीं होती है। जब भी आज रहता है, आज समाज में जो घट रहा है, जो एक स्वरूप में आ रहा है, अभी तक तो शौकिया तौर पे था। उसी दौरान हमने संस्कार भारती के अंदर भी एक साहित्य संगोष्ठी का प्रारंभ किया, जो लगभग हम एक हर साप्ताहिक रूप में करते थे। तो वहां से भी जो है काफी मुझे अपने आप को सुधारने का और अपने आप को निखारने का जो अवसर मिलता है, वो उसके माध्यम से मिला। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपके जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसमें कई सारे देखा देश के दिग्गज लोग हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं आपके प्रेजेंटेशन को। जी, इस फोटो के बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी संस्कार भारती की हर वर्ष एक साधारण सभा अखिल भारतीय स्तर पर होती है, जो साल में एक बार कहीं से कहीं किसी बड़े शहर में आयोजित की जाती है। उस साधारण सभा की बैठक के दौरान हम हमारे संस्था के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के साथ बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के माध्यम से संस्कार भारती पूरे देश भर में काम किया है और 95 वर्ष की उसमें बाबा जो है हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बाबा ने शुरू से ही जो है संस्कार भारती को खड़ा किया, एक वट वृक्ष जो बनाया, उसके आशीर्वाद के लिए हम हमारे प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रांत की कोषाध्यक्षा, हम लोग बैठे थे उनके साथ में। और इसी दौरान कर्णावती की एक बैठक में हमने ये चित्र लिया था। उनसे एक मुलाकात मेरी हुई थी, पर मैं उस समय मुझे भी मालूम नहीं था कि संस्कार भारती क्या है। लखनऊ में एक कैंप के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी, राजेंद्र सर ने मिलवाया था उनसे। राजदत्त जी सर भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मराठी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हैं वो, और उनके माध्यम से भी काफी कार्य हुआ। अभी जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वासुदेव कामत जी हैं, और आपको अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कालिदास सम्मान जो है वो प्राप्त हुआ था। तो हमारे उज्जैन नगर के आप काले जैकेट में है, राज्यपाल महोदय हैं, और उनके माध्यम से जो है यहाँ पर उनको हमने सम्मानित किया था, डॉक्टर वासुदेव कामत जी को। ये उस दौरान का एक छाया चित्र आपके सामने है। ओके। ये एक और आपने जो चित्र निकाला है, इसमें मालवा के क्षेत्र के पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी जो है साथ में बैठे हुए हैं, और लोक कला के आप मूर्धन्य लोक गायक हैं, कबीर गायक हैं। और विगत दिनों हमने संस्कार भारती के माध्यम से हमारे जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोक गायक होते हैं,
उन सभी लोक गायकों को हमने इकट्ठा किया था एक जगह पर, और 100 से अधिक लोक गायक उस लोक कला सम्मेलन के अंदर एकत्रित हुए थे। और सबकी प्रस्तुतियां जो हुई, मान के चलिए कि हम लोगों ने वहाँ भोजन भी किया था, साथ में सभी लोगों का सहयोग हुआ था। तो भोजन के पूर्व 3 घंटे हम लोगों ने सबके भजन सुने, और भोजन के पश्चात भी 3 घंटे भजन सुने। अधिकतर ये देखा जाता है कि भोजन के बाद सब लोग निकल जाते हैं, लेकिन कितने लोग कलाकार थे कि सबने क्या करने, भाई साहब अभी तो और बैठेंगे। तो हमने लोग भोजन के बाद भी 3 घंटे उन सबका लोक गायन सुना, और पूरे मालवा क्षेत्र के अंदर काफी लोक गायकों के माध्यम से हमने उस लोक कला का एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें प्रहलाद सिंह टिप्पणी सम्मानित भी किया। सुंदरलाल मालवीय यहाँ हमारे लोक गायक जैन के मालवा के हैं, उमेश भट्ट है, काफी लोग उस दौरान हमारे साथ जुड़े, और एक बहुत अच्छा हमने लोक कला का सम्मेलन हमारे देवास जिले के होता है। एक लोक कला में एक पकड़ तो होती है। आज के ऐसे हम बात करें अगर पार्टी और उसके अगर उसमें दोनों में डिफरेंस किया जाए कि लोक कला कितना गांव में या जहां भी वो होता है वो कैसे लोगों को पकड़ के रखता है, तो ये इसका प्रभाव तो सालों साल, मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे बचपन की जो मेमोरीज है, स्मृतियां हैं, वो आज भी मेरे पास ऐसे कहे जा सकते हैं कि वो मौजूद हैं। लोक गायनों के बहुत सारे ऐसे हैं, तो ये एक मेमोरीज की तरह होती हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है गोविंद जी। आप मान के चलिए कि हमारे इस मालवा क्षेत्र की अगर बात करें, आदिवासी अंचल की बात करें, तो हमारे जन्म से लेके मरण तक के जो है गीत हर इस अवसर पे जो है गाए जाते हैं। अब आप विश्वास करेंगे कि अगर किसान जो है खेत में हल चला रहा है, तो हल चलाते हुए भी वो गीत गाता है। अगर जो है वो शादी ब्याह हो रहा है, बच्चों को दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही है, तो हल्दी के वक्त के गीत गाए जाते हैं। उसको ऐसा कोई अवसर नहीं होगा हमारे जीवन का जिस अवसर के गीत हमारे दादी ने, हमारी नानियों ने और उन सब हमारे जो पूर्वजों ने गाए होंगे। आज अगर उन लोक गायकों के माध्यम से वो कला जो है विलुप्त होती जा रही है, तो निश्चित तौर पे जितने भी कलाकार अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उन गीतों को सहेज कर आज भी हम लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कितना एक परिवर्तन समझ में आता है कि आज हम कहाँ आधुनिक सभ्यता में जो है लेडीज संगीत करते हैं, और वही एक वक्त था जब ढोलक बजाते हुए हमारी जो है माँ बहनें उन गीतों को गाती थी, और वो एक आनंद जो होता था उसकी बात एक अलग होती थी। तो निश्चित तौर पे ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और मन को बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये कहाँ का है कालिदास समारोह? ये अभी एक तो आपने निकाला है। हम जिस प्रकार की एक अखिल भारतीय साधारण सभा होती है वर्ष में एक बार, उसी प्रकार से जो है प्रांत स्तर पर भी हम लोग हमारे प्रांत की एक साधारण सभा करते हैं, जिसके अंदर पूरा जो मालवा प्रांत बना हुआ है, लगभग उज्जैन और इंदौर भाग के 10 जिलों के प्रतिनिधि उस साधारण सभा में शामिल होते हैं। तो हमारे निरंजन पंडा जी अखिल भारतीय लोक कला के सह संयोजक हैं, उनके सानिध्य में हम लोग लगभग 2 दिन जो है इस साधन सभा के अंतर्गत एकत्रित सब होते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्यवाहियां हुई है, क्या क्या काम किए गए हैं, क्या क्या जो है रणनीति आगे आने वाले समय की दृष्टि से कला जगत की समस्याओं को लेकर, कला जगत में होने वाला जो है कार्यक्रम है उनके दौरान क्या समस्याएं आती है, उन पर विचार विमर्श करना, उनका समाधान निकालना, और किस प्रकार से संसार भारती का कार्य कला जगत के अंदर एक ऊंचाइयां छुए, उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। तो ये उस साधारण सभा के अंत में पश्चात सब लोग इकट्ठे हुए थे छाया लेते हुए। ये उस वक्त पीछे वो पराग जी हैं क्या? पीछे पराग धार, हाँ, धार के पराग भोसले हैं, हमारे जो सह महामंत्री हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। प्रांत की हमारी अध्यक्षा है कल्पना ताई जोकर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं शास्त्रीय संगीत की काफी विदुषी है, और एक कला साधक को कार्यकर्ता के साथ जुड़ना और उनको जो है संस्कार भारती से जोड़कर अपने विचारों के की जो अपनी प्रस्तुति है वो उस कला साधक के माध्यम से किस प्रकार से समाज में होती है, उस दृष्टि से हम अधिकांश जितने भी बड़े बड़े कला साधक होते हैं उन सबको हमारे साथ जोड़ते हैं। उसी में कल्पना ताई जोकर भी हैं, पराग भोसले हैं, नाट्य के हमारे निदेशक हैं सतीश द्विवेदी आदि काफी कलाकार लोग
ओके। बैठक में शामिल हुए। ये आप जो चित्र देख रहे हैं अभी आपने जो निकाला है, जी। ये हमारे संस्कार भारती के प्रथम संस्थापक महामंत्री पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का एक शोध केंद्र अपने यहाँ पर उज्जैन में बना हुआ है विक्रम विश्वविद्यालय में। और उसके वहाँ पे प्रभारी जो है डॉक्टर रमन सोलंकी जी, आप इतिहासवेत्ता हैं, और उसी स्थान पर आज कार्य कर रहे हैं जहाँ पंडित विष्णु श्रीधर वाकणकर जी रहा करते थे उस कार्यालय के अंदर। उन्हीं के साथ में हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले जी भी हैं, अखिल भारतीय नाट्य विभाग के संयोजक श्रीपाद जी जोशी हैं, और सब लोग हम जो है उस रमन सोलंकी जी के माध्यम से उस संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे हैं। अब आप मान के चलिए कि उस संग्रहालय के अंतर्गत जो है महिदपुर, जो हमारा यहाँ उज्जैन का जिला है, वहाँ जहाज चला करते थे शिप्रा नदी के अंदर। कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं करी और हमने सोच भी नहीं पाते हैं कि शिप्रा नदी जो आज की स्थिति देख रहे हैं उसके अनुसार उस शिप्रा नदी जहाज चला करते थे। उन जहाज की लकड़ी उस संग्रहालय के अंदर दिखाई गई है। और वाकणकर जी ने जो सरस्वती नदी की खोज की थी उसके भी सारे वहाँ पे रिकॉर्ड है, और एक उस संग्रहालय का निरीक्षण हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। अभिजीत जी क्या दिल्ली में है? अभिजीत जी अभी दिल्ली स्थित कार्यालय जो है वो अभी उनका वहाँ पर ही निवास है। और पूरे देश भर में आप भ्रमण करते हैं संगठन मंत्री होने के नाते, और हम लोगों को सभी को समय पर मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपके माध्यम से एक बातचीत उनसे भी हो हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो हमेशा तत्पर रहते हैं। आप जब भी संपर्क करेंगे। और महाराष्ट्र से तो उनका लगाव है, इसे ही कोकण और शुरुआत से जो है उनका कार्यक्षेत्र रहा है। नहीं वाकई, अभी हम रत्नागिरी में लास्ट एक कैंप में गए थे, तब हमें बहुत सारी चीजें कोंकण के विषय में जानने को मिली। वहाँ पे जो मिट्टी में भित्ति चित्र हैं, जैसे हमारे यहाँ भीमबेटका में दीवारों पर हैं, वहाँ पे मिट्टी में बहुत सारे भित्ति चित्र मिले, जिसका संरक्षण अब पुरातत्ववेद जो हैं वो लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो उसके विषय में भी जानने को हमें जरूर मिलेगा मेरे ख्याल से। पुरातत्व विषय वाकई गोविंद जी ऐसा लगता है कभी कभी कि एक नीरस विषय जैसे होगा, हम लोगों को कभी लगता था। लेकिन जब हम लोगों ने विगत दिनों वाकणकर जी की जो हम लोगों ने जन शताब्दी वर्ष मनाया था, उस वक्त हमने 10 दिन तक जो है कलाकारों के साथ में, शोधार्थियों के साथ में यात्रा की थी। तो रमन सोलंकी जी ने हमें मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ वाकणकर जी ने खुदाइयाँ की थी, शोध किए थे, उन जगहों के ऊपर हमको लेकर गए वो, और वहां ले जाकर उन्होंने सब दिखाया कि ये किस प्रकार से सारी शोध हुआ था, तो किस प्रकार से खोज हुई थी। वाकणकर जी ने जो भीमबेटका की खोज करी, भीमबेटका जाके जब वाकई उन सब जगहों को देखा तो लगा कि आज से कितने बरस पूर्व इन लोगों ने कितनी मेहनत से इन सब चीजों को दिखाया है। और वाकई एक अद्भुत अनुभव हमारे लिए उस यात्रा का रहा। वही, और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है ना कि कला जो है वो जन्म से ही इंसान के अंदर होता है, उसको बस निखारना वो पड़ता है। क्योंकि ये तो सदियों पुराना है। वो जब मेरे ख्याल से पाषाण युग में जब लोग थे, तो वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए ही वो दीवारों पर ऐसे चित्र बनाते थे कि हमें जानवर को मारना है, या उससे हमारा जीवन चलता है, या इस जानवर से बच के रहो, या आग से बच के रहो। तो ये सारे मैसेज ही हैं वो जो दीवार पे वो लोग बना के गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करने का भी एक जरिया है, ये कला का जो माध्यम है। निश्चित ही हमें लगता है कि जब उस वक्त आज से जो 700-800 बरस पूर्व अगर इस प्रकार की जो हम चित्र और खेल चित्र देखते हैं, तो उससे लगता है कि मानव उस वक्त भी कितना सभ्य रहा होगा और कितना जो कला के प्रति जो अनुरागी रहा होगा, वो जो अपने चित्रों को उस खेल गुफाओं में बना रहा था। उज्जैन के निकट ही जो गांधी सागर डैम के पास एक चतुर्भुज नाला है, वहाँ 400 मीटर लंबाई के अंदर उस पूरे नाले के अंदर वहाँ पर खेल चित्र बने हुए हैं। और बताते हैं कि वो जो यात्री या जो व्यापारी आते थे, वो व्यापारी वहाँ रात को रुका करते थे, और रुकते वक्त उन व्यापारियों में से कोई जो है उन चित्रों को बनाता होगा। तो वो चित्र आज भी जो है वो इतने वर्षों बाद भी जो देखने को मिलते हैं। आपने कहा कि शिकार की गाथा है या और भी कुछ कहानियां हैं, तो वो सब उसके अंदर पूरी दृष्टिगोचर होती थी। बिल्कुल। अच्छा, इस चित्र के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये हमारे
प्रमोद झा जी जो एक क्षेत्र संगठन मंत्री हमारे बीच में रहे थे, उनके मार्गदर्शन में हमने एक साहित्य की काव्य गोष्ठी इंदौर जिले के अंदर इंदौर प्रीतमलाल दुआ में आयोजित की थी। और वहाँ डॉक्टर हरेराम वाजपेयी जी जो थे, उनको कला संस्कार सम्मान के द्वारा उनको हमने सम्मानित किया था। और लगभग मालवा क्षेत्र के हमारे 30 से 35 कविगण वहाँ पर एकत्रित हुए थे और 3 घंटे तक सब लोगों ने अपनी रचनाओं का पाठ भी किया। और सब लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा फिर हमने उनको, वाजपेयी जी को संस्कार भारती सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये एक साहित्य की जो हम लोगों की यात्रा चल रही थी, जैसा भी आपने कहा था कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन जो है इस प्रकार कार्य साहित्य संगोष्ठी का किया था और प्रतिदिन बाकी उसके पश्चात भी करते रहे। तो ये उसी अवसर पर सम्मानित किए गए थे हमारे डॉक्टर हरेराम वाजपेयी। संवाद, ये भी एक हमारी जो साहित्य संगोष्ठी है उसी का छायाचित्र है। मालवी के हमारे कवि शिव चौरसिया जी, डॉक्टर शिव चौरसिया जी हमारे बीच में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे दिनेश दिग्गज जी हैं। दिनेश दिग्गज जी हमारे मालवा प्रांत के साहित्य विभाग के संयोजक भी हैं, प्रांत उपाध्यक्ष दायित्व भी है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जो विक्रम विश्वविद्यालय में कुलानुशासक है, हिंदी और मालवी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और इन सब के साथ हमने जो ऑनलाइन एक हमारा जो संवाद किया था जी, जिस प्रकार से आप चर्चा कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे दिनेश दिग्गज जी ने अपने कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार जी शर्मा जी और डॉक्टर शिव चौरसिया जी के साथ उनकी यात्रा, साहित्य की यात्रा किस प्रकार से शुरू हुई, कहाँ तक गई, और उसके संबंध में एक चर्चा करी थी हम लोगों ने, जो ऑनलाइन हमने उसको देश में दिखाया था। तो आप विश्वास कीजिए कि हम उस वक्त, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारा जो है यूट्यूब अपने फेसबुक के ऊपर हमने उसको लिया था। 5,000 10,000 तक जो है लोगों, परिवारों तक जो है वो पहुंचा। तो कई नाइजीरिया वगैरह तक के जो मित्र थे कुलानुशासक जी के, शर्मा जी के, उन सब लोगों ने भी देखा। तो हमको भी इतनी सोशल मीडिया का जो ताकत होती है वो अंदाजा उस वक्त नहीं था, जो हमको उस कोरोना काल में ज्ञात हुआ। नहीं, वाकई बहुत अच्छा अनुभव लोगों के लिए रहा है कि कोविड में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा दिया। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे लोग आज इतने व्यापक तौर पे लोग काम कर रहे हैं, ये तो कोविड में ही सीखा है सभी ने। हम लोगों ने भी ये चैनल की शुरुआत जो है कोविड में ही किया था, तो तब लोग फ्री हुआ करते थे, तब देखते थे। अभी वो धीरे धीरे एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा हो गया है। लगभग इसमें है ना 350 से ऊपर ऐसे वरिष्ठ लोग, समकालीन कलाकार या एग्जीबिशन, ये सब के डॉक्यूमेंटेशन है। तो धीरे धीरे ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते आ रहे हैं और धीरे धीरे और लोग जुड़ते जाएंगे। तो सालों साल वो यूट्यूब पे ही रहेगा, जिसको देखना होगा वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है। और मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का वो बोला है, उससे तो और ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात कि ये हिंदी में होने के कारण ना, वो जब बाहर जाके हिंदी में भाषण देते हैं तो और हम लोगों को गौरव महसूस होता है कि हम लोग हिंदी में ये प्रोग्राम कर रहे हैं करके। बिल्कुल आपने सही कहा है गोविंद जी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम लोगों ने वाकणकर जी की जन्मशताब्दी समारोह मना रहे थे, तो एक शुरू किया था कार्यक्रम आवरण से आचरण की यात्रा। उस वक्त उस कार्यक्रम को शुरू करते वक्त प्रमोद जी झा हमारे जो संगठन मंत्री थे, उनके द्वारा हमने सभी लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया। युवाओं ने उसको बहुत ज्यादा अपनाया और भगवान अपने शिवाजी महाराज के आचरण के ऊपर उसको लिया था। तो कई लोगों ने शिवाजी का आवरण जो धारण किया, उनके घोड़े के ऊपर बैठ के किसी ने चित्र खिंचवाया, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, किसी ने अपने घर डाला। तो वो एक काफी बहुत अच्छा अनुभव रहा हम लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम थे अपने काम को, अपने कला को दिखा सकते हैं समाज के अंदर। और समाज के अंदर कभी भी एक चीज रहता है कि जैसे आज अगर कोई कार्यक्रम किया तो केवल जो सामने दिखते हैं वो लोग देख पाते हैं, लेकिन जब इसमें अपन ने उसको रिकॉर्ड करके छोड़ दिया है तो जब भी जिसको वक्त देखता है वो देखता है और वो धीरे धीरे वाकई आपने जैसे कहा कि स्टोर हो गया है एक प्रकार से, कभी भी देख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित ही हमने जब कश्मीर फाइल्स आई थी फिल्म, तब हम लोगों ने एक कैंप किया था, वो भी ऑनलाइन, कि हम अपने घर में बैठे करेंगे। रोज जो भी हमने काम किया है वो हम अपडेट करेंगे और जूम के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये था। और जो 75th ये था अमृत महोत्सव,
उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने जो अभी अनसन हीरोज के बारे में, उनके विषय में जो संगोष्ठियां या ये बातचीत होती थी, तो हम लोगों ने भी ऐसे वो ढूंढ ढूंढ के जिनके भी हमें करना चाहिए पोर्ट्रेट या उनके विषय में, उनके कुछ चीज़ों को लेके, तो वो हम लोगों ने भी चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको ये किया था। तो ये बहुत अच्छा ये रहा कि जो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पुरानी सरकारों ने दबा दिया, वो लोग अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ रही हैं, वो उनको लेके हम लोग एक अलग तरह से अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग और अवेयर हों उसमें। तो एक अच्छा माध्यम है। और लोग संस्कार भारती से मैं चाहूँगा कि जो लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके आसपास में जो भी संस्था है संस्कार भारती की, वहाँ जाके आप लोग जुड़े, और जिसमें भी थोड़ी सी भी अगर कला के लिए आपको समर्पित है तो मुझे लगता है कि जुड़ना चाहिए। निश्चित ही जो आपने अभी बतलाया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के दौरान हमको भी सौभाग्य मिला कि हमने भी हमारे क्षेत्र के जो अनसंग हीरोज थे, शहीद राजा बाबू महाकाल, रंटिया मामा, भीमा नायक, सदाशिवराव अमीन, इन सबके ऊपर हमने जो है नाट्य का मंचन लगभग 5 दिन का पूरा एक मंचन जो है यहाँ पर उस वक्त किया था। और काफी हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हमने अपने क्षेत्र के नायकों को याद किया और आज समाज से उनका परिचय कराया। और उसी दौरान मुझे है ना, पीयूष शर्मा जी ने कहा था, जो धामनोद में है, तो मुझे नहीं मालूम था कि इंदौर में जो MY हॉस्पिटल के सामने जो नीम का पेड़ है, वहाँ किसी को फांसी दिया गया था। मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था उस समय। वो अजमेरा के राजा राणा बख्तावर सिंह का वहाँ पे लगा हुआ है, जिन्हें राणा धार पास ग्राम है एक अमजेरा, वहाँ के राजा थे राणा बख्तावर सिंह। उनके ऊपर भी एक नाट्य का मंचन हमने उसी दौरान किया था। जो इंदौर IPS में एक 30 दिन की कार्यशाला लगवाई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ में, तो जिसमें लोकेंद्र त्रिवेदी जी दिल्ली से आए थे। और उस दौरान जब उन छात्रों ने जो सीख रहे थे वहाँ पे, उनको बताया गया कि ये राणा बख्तावर सिंह जी के ऊपर नाट्य का मंचन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि MY के सामने वहाँ नीम के वहाँ उनको फांसी दी गई थी, उसी जगह उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो वो सारे स्टूडेंट वहाँ पहुंचे, उस मूर्ति के आसपास की पूरी साफ सफाई करी, उस मूर्ति को अच्छे से धोया उन्होंने और हार वार पहना के वहाँ पे किया। तो वो एक उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि हमने उस कलाकार उस के ऊपर तैयारी करी, उस सेना नायक के ऊपर तैयारी करी, और उसको वाकई लोगों ने बहुत प्रतिसाद किया। बिल्कुल। और ये सारी चीजें तो मतलब इतिहास से गायब ही हैं। ये अगर हम आज बातचीत कर रहे हैं तो वो अपने सोर्सेस के हिसाब से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतिहास में अगर ढूंढने जाए तो वो सारी चीजें तो ना मिलेगी। सर उसी दौरान दीपक खिरवड़कर जी हमारे बीच पधारे थे नागपुर से। आप साउथ सेंट्रल जोन के निदेशक रहे हैं, उनका स्वागत का अवसर हमको मिला। उनके माध्यम से हमने एक संगोष्ठी को भी आयोजन किया था, जिस प्रकार उन्होंने 1857 से लगा के सुभाष तक के ऊपर। अडोनी जी भी साथ में थे, पीछे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, आशुतोष अडोनी जी, उनके माध्यम से एक बड़ा व्याख्यान भी किया। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे जी हमारे साथ हैं। उन सबके माध्यम से हमने उस नाट्य समारोह को आयोजित किया था। ये उसी अवसर पे एक स्वागत का चित्र है आपका। ओके। एक और हमारे नाट्य के रंगकर्मी हैं संजय मेहता जी, भोपाल में आप हैं, उनका स्वागत का हमको अवसर मिला जी। उसी दौरान आपको विकास दवे जी भी दिखाई दे रहे हैं भोपाल के, साथ में राजीव वर्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, जो हमारे आपके अपने चिर परिचित हैं ही। वो हमारे मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। तो ये सब कलाकारों के द्वारा उस एक रंगकर्मी को सम्मानित करता हुआ हमारा संस्कार भारती के माध्यम से। जैसा कि अभी आप चर्चा हो रहा था कि संस्कार भारती जो कार्य कर रही है, उसके साथ साथ हमारा ये कार्य भी होता है कि अपने क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ कला साधक हैं उनसे मिलना, उनसे भेंट करना, और जो अपने विचारों के माध्यम से हम उनको समाज में क्या उनके जानकारियां हैं, समाज में किस प्रकार से वो अपनी हमारी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं सबके दृष्टिगत करते हुए इस चित्र में हम जो है
पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा जी जो ध्रुपद के बहुत अच्छे गायक हैं, भोपाल निवास है, उनके साथ में हमारे जिले के अध्यक्ष उमेश भट्ट जी, संगीत के हमारे प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश पड़ोसिया जी, हम सब लोग मिलकर उनके निवास पर गुरुकुल जो है उनका, उस गुरुकुल में गए थे। 2 दिन तक गुरुकुल में रहे हम लोग वहाँ पे उनके साथ में, और काफी उनके साथ अनुभव अच्छा रहा। कलाकारों के साथ मिलना जुलना, भेंट बातचीत वगैरह सब काफी हुआ। ये उसी अवसर पे चर्चा करते हुए हम लोग। ओके। नाट्य समारोह के दौरान ही हमारी कल्पना ताई जोकरकर जी, हमारे मित्र प्रदीप पांडे जी, हमारे नगर के महापौर मुकेश कटवाल जी मंचासीन अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं। ओके। अच्छा, ये वो नाटकों का मंचन है। ये जो संस्कार भारती जो 6 उत्सव मनाती है, पूरी पड़वा से जो हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, उत्सवों की शुरुआत करते हैं, तो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत माता का पूजन किया जाता है और भारत माता की आरती की जाती है। तो ये उज्जैन के अंदर एक बड़ा शहीद पार्क चौराया है, जहाँ के ऊपर हम नगर पालिका निगम के सहयोग से भारत माता का पूजन करते हैं, और बच्चों के द्वारा जो है नाट्य प्रस्तुतियाँ, संगीत की प्रस्तुतियाँ, देशभक्ति के गीत इत्यादि जो है वो कम से कम 2 से 3 घंटे तक का कार्यक्रम होता है। और अंत में फिर सारे गणमान्य नागरिक मिलकर भारत माता का पूजन करते हैं, भारत माता की आरती करते हैं। एक बड़ा प्रतिष्ठित कार्यक्रम उज्जैन जिले में हम लोग समाज के समक्ष भारत माता पूजन के माध्यम से करते हैं। के बारे में, इस छायाचित्र के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये धार जिले में हमने एक साहित्य संगोष्ठी करते हुए संस्कार कवि सम्मेलन और शब्द सम्मान समारोह एक आयोजित किया था, जो हमारे धार क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के जो कवि हैं उनको बुलाकर उनका सम्मान वहां पर किया गया था। तो प्रमोद जी जहाँ के साथ में हम सब लोग वहाँ उनके साथ बैठे थे, और एक काफी अच्छा जो है साहित्य की सभा एक प्रकार से कहें, और हिंदी दिवस या ऐसा कुछ शायद उस वक्त अवसर था, उस अवसर पे धार इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो काफी निमाड़ क्षेत्र में काम करने का एक अपना अलग अनुभव है, और निमाड़ क्षेत्र भी कवियों का, साहित्यकारों का बहुत अच्छा दखल है, जिसको अपन कहते हैं कि मालवी भाषा, निमाड़ी भाषा। तो निमाड़ी भाषा के ऊपर भी काफी काम वहाँ हो रहा है। तो उस अवसर पे सबको सम्मान करने का एक समारोह रखा गया था। ये रंगोली का आप एक बड़ा चित्र देख रहे हैं। संस्कार भारती जो शुरुआत से कई बार इसका पर्याय जिसको कहा जाता है, कि कई लोग ये जानते हैं कि अच्छा संस्कार भारती वो जो रंगोली बनाते हैं, बिल्कुल तो एक पर्याय हो गया है। बिल्कुल। ये केवल एक हमारी विधा है, जो 8 विधाओं में हम काम करते हैं, उस 8 विधाओं की ये एक विधा है, वो अलंकरण जिसको हमने नाम दिया हुआ है। सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में रंगोली कहते हैं, लेकिन ये एक भू अलंकरण विधा है, जिसमें जितने भी अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, पद्म है, शंख है, चक्र है, इन सब का समावेश होते हुए मात्र शक्तियां हमारी जो है वो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, इन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में नहीं होते हैं रंगोली बनाने के, केवल अपनी मुट्ठी के अंदर जो है वो रंग भरते हैं, और मुट्ठी के द्वारा ही जो है वो पूरी रंगोली बनती चली जाती है। इतनी बड़ी बड़ी विशाल रंगोलियां बनती हैं कि हम लोग देखने वाले उसको हतप्रद हो जाते हैं। तो उज्जैन में जब हमारा कालिदास समारोह प्रारंभ होता है, तो एक कलश यात्रा जो है निकाली जाती है, रामघाट शिप्रा नदी के तीरे से वहां से एक कलश लिया जाता है, और उस कलश में शिप्रा का जल भर के महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए उसको हम जो है कालिदास समारोह के जो कार्यस्थल, अपना समारोह स्थल होता है, वहां ला के कालिदास जी की स्थापित करते हैं। तो पूरे रास्ते भर जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर का वो रास्ता होता है। पूरे रास्ते भर हमारे कलाकार जितने रहते हैं वो सब रंगोली का चित्रण करते हैं। जगह जगह जितने चौराहे होते हैं उन चौराहों के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और जितने साइड रोड रहती है साइड रोड में बनता है, और अंत में आके फिर ये कालिदास अकादमी का जो परिसर होता है, यहाँ एक बड़ी विशाल रंगोली सब लोग मिलकर मनाते हैं। और एक देखने लायक जो है वो दृश्य होता है, जिसको ये कहा जाता है कि कला जगत के अंदर कि एक यात्रा जो है, एक बड़ी यादगार यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हम नगर के लोगों को एक सूचना देते हैं, एक आमंत्रण देते हैं कि कल से कालिदास समारोह प्रारंभ हो रहा है, आप सब लोग जो है आइए,
इस कालिदास समारोह का आनंद लेते हैं। तो ये उस अवसर का है। नहीं, जैसे कि आपने कहा ना कि संस्कार भारती को रंगोली के माध्यम से ही जाना जाता है, मेरे मन में वही प्रश्न था कि कला की ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो जो मेरे ख्याल से संस्कार भारती से जुड़े हुए जो सभी को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो समकालीन कलाकार हैं ना, वो उन लोगों को नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को जुड़ना चाहिए, और जुड़ के अगर जैसे सब साथ में काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे और भी चीजें मालूम होती जाएंगी। आपको नहीं लगता ये? नहीं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी शुरुआत हमने अगर करी थी कि हम 8 विधाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारी विधाओं में कोई कमी ही नहीं, इतनी विधाएं हो गई हैं। हर विधा, जैसा आज आप और अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी एक हमारी विधा, जिसको हम कहेंगे कि इस प्रकार की एक विधा है जिस माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं। चाहे चित्रपट जगत के अंदर काम हो, डिजिटल इंडिया का काम हो, सोशल नेटवर्किंग का काम हो, ये सब भी एक कलाओं के माध्यम से ही आ रहा है। अगर हम ब्यूटी पार्लर वाली बात करते हैं तो ब्यूटी पार्लर एक केवल ब्यूटी पार्लर व्यवसाय नहीं है, वो भी एक जो है विधा के रूप में है कि किस प्रकार से रूप विन्यास किया जा सकता है। मेकअप है, आर्टिस्ट है, जो वस्त्र विन्यास की बात करते हैं, तो बहुत सारी पाक कला भी एक अपने आप में इतनी बड़ी कला है कि आज आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से कितने ही शेफ लोग जो पूरे देश भर में अपना डंका बजा रहे हैं। तो ये कलाओं का विस्तार और विधाओं का विस्तार वाकई धीरे धीरे होता जा रहा है। तो भू अलंकरण के माध्यम में भी जो है मांडना है, निमाड़ क्षेत्र के अंदर है, संजा है, बहुत सारा काम हो रहा है। तो उन सब कामों को अगर जोड़ा जाए तो वाकई देश में कमी नहीं है कलाकारों को जोड़ने के लिए, काम करने के लिए। समकालीन चित्रकला को लेकर भी संस्कार भारती करती है काम। चित्रकला भी वाकई, जैसा आज हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वयं एक बड़े चित्रकार हैं ही, और उनके माध्यम से जब हम देखते हैं तो अभी उन्होंने एक फेसबुक पर अपने माध्यम से उन्होंने प्रतिदिन कुछ अपना पाथे जिसको कहा जाता है चित्रकारों की दृष्टि से, वो देना चालू करा है। आज मैं उनको पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें सुन रहा था मैं उनको, तो उन्होंने लिखा हुआ है, अपने बोला हुआ है कि चित्रकार को हमेशा अपना स्केच और जो है वो पेंट जो है साथ रखना चाहिए। बिल्कुल। जब कलाकार काम करता है तो संगीतकार अपने जो हाथों से ही जो है वो घुटने के ऊपर तबला वादक अपना ताल देता रहता है, तो चित्रकार भी अपना स्केच और पेन साथ रखना चाहिए। कभी भी कुछ भी काम आ जाता है और वो अपना कर सकता है। तो ये वाकई उनके द्वारा बहुत, मैं कामत सर से भी बातचीत करने वाला हूँ, और ये 15 तारीख के बाद उन्होंने समय दिया है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद आप संपर्क करना, फिर हम लोग बातचीत करते हैं करके। वाकई बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। हम लोग तो जब भी उनके साथ बैठकों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बैठकों के बाद में जब सामान्य तौर पे हम लोग भोजन करने के लिए खड़े होते हैं तो जिसी लाइन में जो है 150 लोग लगे रहते हैं, उन्हीं के पीछे आके वो भी खड़े हो जाते हैं। कई बार कुछ कार्यकर्ता बोलते भी कि भाई साहब आपके लिए लातू थाली, बोले नहीं, सब लाइन में लग के रहे हैं। तो इस प्रकार का सहज सरल व्यक्तित्व वाकई इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। ये कहाँ का है सर? ये उज्जैन का ही मैंने आपको भी बतलाया था जब वाकणकर जी के शोध संग्रहालय में हम लोग गए थे। इसी संग्रहालय का है। हाँ, अभिजीत गोखले जी और सब लोग, रमन सोलंकी जी उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से सरस्वती नदी का उद्गम उन्होंने ढूंढा था। ओके। ये भी भारत माता पूजन के अवसर पर हमें किसी युवा कला साधक को सम्मान देते हैं और प्रतिवर्ष उसको एक सम्मान इस माध्यम से दिया जाता है। तो एक नृत्यांगना है अवनीश शुक्ला जी, उनको सम्मानित किया। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा दर्शकों की ओर से कि जैसे संस्कार भारती से जुड़ने के लिए क्या प्रोसीजर है? सामान्य तौर पर हमारी पूरे देश भर में आप मान के चलिए कि लगभग जो है 2,500-3 हजार से अधिक इकाइयां हैं, तो पूरे देश भर में संस्कार भारती का कार्य हो रहा है। तो कहीं पर भी जहाँ जो कलाकार रहते हैं, जहाँ आप उचित समझते हैं आपको जुड़ना है, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करेंगे तो आपको वहाँ पे उस जिले के अंदर संस्कार भारती की इकाई जो है सहज रूप में उपलब्ध हो जाएगी। और मात्र हम 100 रुपए की सदस्यता संस्कार भारती की लेते हैं, और 100 रुपए की सदस्यता के माध्यम से पिछले 40 वर्षों से यही राशि में लेकर कार्य किया जा रहा है।
ओके। आप मान के चलेंगे कि हम लोग पहले आजीवन सदस्यता लेते थे 1,000, लेकिन उसको बाद में बंद किया गया संस्था के द्वारा कि एक बार अगर तो आजीवन ले लिया तो फिर कार्यकर्ता उस कलाकार से मिलने नहीं जाता है, उससे हाँ वेट ही नहीं करता है। बोले कि बिल्कुल नहीं, हर साल जाना रहेगा, हर साल लेना रहेगी और मात्र 100 रुपये लेना रहेगा। तो उस बिल्कुल। माध्यम से जितने भी कला साधक हैं वो सब बाकायदा जुड़ जाते हैं। तो कार्यकर्ता जितने भी काम कर रहे हैं वो सब कलाकारों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे चर्चा करके उनको जोड़ते भी हैं। और जो अगर समाज का कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो सहर्ष सभी का स्वागत होता है। कोई ओके। भी कला अनुरागी, कला साधक, कला पोषक हमसे अवश्य जुड़ सकता है, नहीं कुछ। ओके, ये आप उस नाटक के विषय में बोल रहे थे ना जब? हाँ, ये अभी जो अनसंग हीरोज की जो चर्चा आपने निकाली थी, जी जी। अनसंग हीरोज में मालवा क्षेत्र के जो गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद राजा वो महाकाल शहीद हुए थे, उसके ऊपर हमारे यहाँ का एक नाटक हमने तैयार किया हुआ था। तो आप ये मान के चले कि जब हमने इसका पहला मंचन किया तो उसके पश्चात इसका पूरे मालवा क्षेत्र में इतना ये हुआ कि उसके बाद सोनकच्छ जहाँ कार्य क्षेत्र था वहाँ ये नाटक हुआ हमारा। रतलाम में एक बार वापस इस नाटक को करना पड़ा, 5 से 6 बार अभी तक लगभग ये नाटक हमारा हो चुका है। और वाकई हमारे जो कलाकार हैं इसके अंदर बच्चे युवा कलाकार हैं। सतीश दवे जी ने इसका लेखन और निर्देशन किया है। ये उसी नाटक का और एक ये चीजें तो अब यूनिक हो चली हैं क्योंकि ये सिनेमा का दौर है और अब नाटक मंचन पहले की मात्रा में तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों का मन, मतलब ऐसा तो होता है कि चलो वहां नाटक हो रहा है देख के आए, ऐसा तो होता है। और कई बार ऐसे भोपाल के वो भारत भवन की जो दीर्घा है मैं वहां भी देखा हूँ, खूब लोग आते हैं, भर के देखते हैं। नाटक की एक अलग बात है, फिल्म एक अलग, उसका एक अलग वो होता है, पर नाटक की जो एक लोगों को पकड़ के रखने की जो एक ताकत है ना, वो कई बार फिल्म भी नहीं कर पाता है। भोपाल में कई बार मैं देखता हूँ हमारे जो अध्यक्ष राजीव वर्मा जी के नाटक होते हैं तो जी। मात्र 50 रुपए जो है वो टिकट लगा के और वो नाटक दिखाया जाता है उनका। तो हमने कहा भी मैंने कि भाई साहब आप जो है मात्र 50 रुपए के टिकट में नाटक दिखा लेते हो। बोले ये तो केवल एक जोड़ने का हमारा बुलाने का तरीका जो है है, वो तरीका बिल्कुल। है। तो आप मान के चलें कि ये हम समाज को दिखाने की दृष्टि से ही इस काम को कर रहे हैं। वाकई। और उसमें ये ऐसा है ना, जो जिनको वाकई इंटरेस्ट है वही लोग आते हैं फिर। ये बात भी सही है आपकी। ये भी उसी नाटक का हिस्सा है ना? हाँ, ये राणा बख्तावर सिंह जो अभी आपसे MY के वहाँ जिनकी मूर्ति लगी हुई है उनकी चर्चा हुई थी। तो लोकेंद्र त्रिवेदी जी दिल्ली से हमारे डायरेक्टर आए थे, उनके माध्यम से युवाओं ने मिलकर ये राणा बख्तावर सिंह जी का नाटक किया था। और इसमें एक बड़ी खास बात ये रही कि उनके परिवार के जो वंशज हैं, उनकी लड़की जो है एक अमेरिका से आई थी, वो उस नाटक को देखने के लिए यहाँ उज्जैन में पधारे। उन लोगों को लगा कि आज हमारे परिवार के वंशज जो थे राणा बख्तावर सिंह जी, उनके ऊपर कोई नाटक हो रहा है। जैसी सूचना मिली तो वो परिवार सहित जो है हमारे कार्यक्रम में नाटक को देखने के लिए आए। तो एक बड़ा अच्छा हम लोगों के लिए अवसर रहा। और उनकी जो एक बड़ी तलवार थी वो तलवार भी साथ में लेके दर्शन की दृष्टि से और लेके आए कि हमारे पास एक धरोहर के रूप में उनकी राणा जी की तलवार भी है। उस तलवार को भी हम लोग ने देखा। वाह, तो ये तो अलौकिक है। मतलब ऐसे इन आज के समय में इस तरह से सभी के सामने आना ये बहुत सुखद है। ये दिल्ली से हमारे एक नाट्य कलाकार आए थे अशोक भाटिया जी, उनके द्वारा जलियांवाला बाग का एक नाटक हम लोगों ने यहाँ पे किया था। उस जलियांवाला बाग के नाटक का एक दृश्य है। ओके। महर्षि भरत मुनि का हम जो बसंत उत्सव मनाते हैं, जो हमारा निमाड़ क्षेत्र है खंडवा में बसंत उत्सव मनाया जाता है। तो ये परंपरा बीच में लुप्त हो गई थी। तो संस्कार भारती की इकाई के द्वारा वापस वहां पे फिर जो है उस कार्यक्रम को एक आम्र कुंज है, उस आम्र कुंज में प्रारंभ किया। तो बसंत पंचमी के दिन जो है ये एक रंगारंग कार्यक्रम तो वहां पर संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसमें गीत संगीत आदि तरह कार्यक्रम होता है। तो अतिथियों के द्वारा जो कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। ये भी वो म्यूजियम का है? हाँ,
ये जो आप देख रहे हैं इसमें, अभी एक हमारा लिथुआनिया से एक सांस्कृतिक दल आया था। अच्छा। जो लिथुआनिया की संस्कृति है वो एक भारतीय संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति है, और उसी प्रकार के वाद्य यंत्र उनके द्वारा भी बजाए जाते हैं जिस प्रकार से अपने यहाँ पर भी ढोलक तबला इत्यादि जो बनते हैं। तो वो एक 6-7 सदस्य लोगों का जो दल आया था, जिन्होंने पूरे भारत में 6 जगह के ऊपर जो है कार्यक्रम किए थे, जिसमें बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई इत्यादि था, और हमको इंदौर में भी उस कार्यक्रम को करने का अवसर मिला था। उसी कार्यक्रम के दौरान हमारे यहाँ महाकाल लोक का भ्रमण करने के लिए उस दल को लेके आए थे, और उस दल के द्वारा जो है यहाँ पे भेंट की गई थी। इसी अवसर पे गई है। यहाँ की जो लोक कला मालवा की है, उसमें माच शैली के अंतर्गत जो है नाट्य लेखन और नाट्य प्रदर्शन होता है जी। जो माच शैली है, उस माच शैली के अंतर्गत ये एक नाटक हम लोगों ने यहाँ शहीद भगत सिंह के ऊपर किया था। उस शहीद भगत सिंह के नाटक को माच शैली में दिखाया जाता है। जो माच की शैली है वो अपने आप में एक अनूठी शैली होती है। सारे कलाकार जो है बैठे रहते हैं और उसमें से एक कलाकार उठ के आता है, वो उस कलाकार उस किरदार के बारे में बात करता है और अपनी उसकी कहानी को सुनाता ही जाता है। ओके। कार्यक्रम के दौरान है इसी उत्सव बैठक में हम लोग अभी इंदौर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हम लोगों ने लगभग 400 कला शिक्षकों के साथ एक संवाद स्थापित किया था। तो जिला प्रशासन के सहयोग से और विक्रम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष लागू हुई है, उसमें कलाकारों की क्या भूमिका है, कला शिक्षकों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से कला शिक्षक अपने क्षेत्र में काम करेंगे। एक अच्छा सेमिनार हम लोगों ने अवसर पे आयोजित। गोवा में राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अभी जब हुआ था, तो हमारे प्रमोद पंवार जी जो आपके मुंबई के ही नाट्य के हमारे साथ संयोजक हैं, कृपा जी जोशी जी संयोजक नाट्य विभाग के हैं। आप लोगों फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी वगैरह के अंतर्गत कहीं थे। नाना पाटेकर जी के साथ भेंट हो रही है वहां पर। मैंने बताया कि कई विधान है, तो चित्रपट भी एक अपने आप में इस वक्त बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। मेरी नाना पाटेकर की वाइफ के साथ एक बातचीत हो चुकी है। वो सिरेमिक करती है ना, तो जस्ट इसमें है इस चैनल पर वो बातचीत। पहले मैं पॉडकास्ट करता था, इमेजेस के साथ बैकग्राउंड में बातचीत होती थी, बट उस समय मैं इतना अपडेट नहीं था कि हम जूम पे रिकॉर्ड करके ये सब चीजें कर सकते हैं। पर वो धीरे धीरे सीखते गए, करते गए। संस्कार भारती को शुरू से ही सब कलाकारों का, कला साधकों का जो है स्नेह सानिध्य मिलता रहा है। नाना पाटेकर जी हैं, मुकेश खन्ना जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, काफी कई लोग उनसे जुड़े रहे हैं। ये जब हम लोगों ने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कामत जी का स्वागत सत्कार किया था, अच्छा, उस वक्त अच्छा तब की लोग हमारे साथ नहीं रह के हमारे मालवा क्षेत्र के जो पद्मश्री अपने डॉक्टर गुरुदादित जी, कामत जी, राजीव वर्मा जी, तीनों लोगों को सम्मानित किया गया था यहाँ पे उज्जैन के अंतर्गत। तो उस सम्मान समारोह के अगले दिन हमने हमारे संस्था के माध्यम से भी सब लोगों को बुलवाया और अगले दिन संस्था के द्वारा सम्मान किया, क्योंकि जो सम्मान अपना जो यहाँ के लोगों के माध्यम से होता है, वो एक मंच के ऊपर सरकारी तौर पे वो उतना आनंद नहीं आता है जितना जब लगता है कि हम हमारे परिवार में बैठ के सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कालिदास समारोह में डॉक्टर संध्या पुरेचा जी जो हैं वो अपने दल के साथ में पूरा आई थी और उनके द्वारा यहाँ बड़ी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। हमारी संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा दीदी ठाकुर जो है वो आई थी कालिदास समारोह में ही। तो कालिदास समारोह में जो संस्कार भारती के द्वारा पोर्ट्रेट बनवाया गया था, बिरसा मुंडा जयंती थी उस रोज। बिरसा मुंडा जयंती के ऊपर बात हुई तो दीदी बोली कि भाई क्या आप लोग पोर्ट्रेट नहीं बना सकते हो? हमने कहा बना देंगे दीदी, हमारे कलाकार। तो उन्होंने बिरसा मुंडा का पोर्ट्रेट बनवाया था, उसका अवलोकन साथ में कर रही है वहां पर।
जबलपुर का एक लड़का है जो अभी उसने प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाया था, हाँ, रानी कमलापति स्टेशन पे। बहुत, रजत नाम है उसका, बहुत खूबसूरत काम करता है। अभी खजुराहो नृत्य समारोह के अंतर्गत भी संस्कार भारती के जो कलाकार होते हैं, वो जितने दिन भी जो है नृत्य समारोह चलता है, अलग अलग नृत्य शैलियां जो है वहाँ पे आयोजित होती हैं। कभी भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कभी कथक है। तो उसी रोज वो उसी शैली के वहाँ पे पोर्ट्रेट जो है वो कलाकारों के द्वारा रंगोली के माध्यम से बनाए जाते हैं। हाँ, वही सभी कलाकार हमारे मित्र बनाते हैं। ओके। ये कहाँ का है? ये भी कालिदास उज्जैन संबंध। में प्रशासन के द्वारा जो है डॉक्टर पुरुदादी जो लोग कथक के कला साधक हैं, नृत्य हैं, उनके वो सम्मानित किया जा रहा है। सांसद महोदय है, वो पर्यटन मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इन ओके। सब के द्वारा, देश शासक के द्वारा। ये भी विभिन्न जो उत्सव हमारे होते रहते हैं कार्यक्रमों के दौरान। आप लोग चित्रकला शिविर भी आयोजित करते हैं? हाँ, चित्रकला के शिविर भी हम लोग लगाते हैं। और जैसा हमारे यहाँ पे मांडव है, मांडव में काफी जो है अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से होता है, तो मांडव में चित्र बनते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो एक त्योहार मनाया जाता है, उसमें बच्चों के बीच हम चित्रकला का प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जिसमें कभी बच्चों के साथ वरो प्रतियोगिता होती है, तो कभी चित्र बनाने की प्रतियोगिता होती है। ये आपने अभी पीछे एक चित्र दिखाया है, ये वाला। हाँ, ये वाला, ये अपने यहाँ पे देवालयों में संगीतार्चन होता था। आपको मतलब अगर पीछे जाते हैं बहुत पहले, तो देखा जाता है कि मंदिरों के अंदर जो है वो संगीत का अर्चन किया जाता था। हमारी ये धीरे धीरे जो परंपरा लुप्त हुई, इसको संस्कार भारती ने उज्जैन के अंतर्गत जो है एक हर माह एक मंदिर में जाना, और उस मंदिर में जो है वो एक कला साथियों कलाकारों के साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम जो है वहाँ पर संगीत का अर्चन करना, ये एक परंपरा शुरू करी है। विगत 1 वर्ष से अधिक समय हमको यहाँ पर हो गया है। इस प्रकार का एक अनूठा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं, जिसमें लगभग आधा घंटा एक बुद्धिमान कलाकार बच्चे जो रहते हैं सीख रहे हैं उनको देते हैं, आधा पौन घंटा एक प्रतिष्ठित कलाकार जो होता है उसको देते हैं। और उस मंदिर में ही केवल हम मंदिर के जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, जो उनसे वहाँ पे सब चर्चा करते हैं कि हमें केवल आपका मंदिर का स्थान उपलब्ध करवाए, बाकी सब व्यवस्था हम करेंगे। और उस मंदिर में 1 से 1.5 घंटे का संगीतार्चन। और ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल से सभी जगह ये हो तो बहुत अच्छा है ना। साउथ में मेरे ख्याल से अभी भी होता है ये। हाँ, साउथ में भी होता है। अपने यहाँ कई जगह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल। जब हम देख रहे हैं कि मंदिरों में घंटी बजाने तक की जो है व्यवस्था नहीं है, कि इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, लाइट बटन दबाई और वो सारा जो है वो बजा रहा है, ढोल धमाके सारे, और बाकी लोग खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, ताली तक भी साथ में नहीं बजाते हैं। तो वो एक मन को कचोटता है कि क्या अपन लोग इतने धीरे धीरे ये होते जा रहे हैं कि क्या हम बैठ के आधा घंटा 1 घंटा जो है मंदिरों में ढोल धमाके के साथ आरती नहीं कर सकते हैं? क्या ढोल नहीं बजा सकते हैं, घंटी नहीं बजा सकते हैं, मंजीरे नहीं बजा सकते हैं? तो ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसका एक अलग आनंद आता है। हाँ। साहित्य संगोष्ठी के दौरान होती है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनको मंच भी कहीं न कहीं उपलब्ध होना चाहिए। तो उस दृष्टि से कुछ कार्यक्रम ऐसे लेते हैं जहाँ बच्चों को भी आगे ये रंगोली की कार्यशालाएं लगती हैं। जी। अच्छा, इसमें ये ट्रेनिंग जैसा दिया जा रहा है कि ऐसे बनाया जाए? ये कार्यशालाओं के माध्यम से जो है रंगोली बनाना भी सिखाते हैं, और महिलाएं सब सीखती है कि जितने भी चिन्ह हैं, इन सब चिन्हों को किस प्रकार से बनाना है, उन चिन्हों का क्या महत्व है, ओम है, पद्म है, शंख है, ये सारे हैं। एक रुचिकर विषय है महिलाओं के लिए। कैसे बनाना, ये सब महिलाओं के लिए बिल्कुल विशेष तौर पे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं दिवाली के समय पे सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से बनाते हैं, बट अगर उनको थोड़ा सा 2 दिन का ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत खूबसूरती से अपना काम कर सकते हैं। अभी रघुराज देशपांडे जी हमारे अखिल भारतीय हैं रंगोली के संयोजक, वो ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी कोशिश करते हैं कि लोगों को सिखाएं 1-1.5 घंटा 2 घंटा।
ये भी नृत्य की कार्यशाला, जिस प्रकार से बात कार्यशाला की अभी हुई, तो कार्यशाला हम लोगों ने नृत्य की भी लगाई थी। इसमें पंडित रामलाल जी गुरु महाराज जो है रायगढ़ घराने के हैं, उनको बुलवाया था। उनके साथ 6 दिन की पूरी कार्यशाला करी। तो हम लोगों को इतना प्रतिसाद मिला, मान के चलिए कि गुरुजी के जो शिष्य थे, कोई दिल्ली में था, कोई बम्बई में था, दिल्ली से, बम्बई से, जबलपुर, भोपाल आदि से जो सब शिष्यगण वहाँ पे उज्जैन आए, और उन्होंने जो 6 दिन तक जो है उनके साथ में सब नृत्य की जितनी बारीकियां होती है वो सारी देखी। कुछ एक शिष्य तो जो उनके विदेश में थे, उन्होंने वहां से फोन करा कि हमको भी जुड़ना है, तो फिर जो उनको ऑनलाइन हमने उस कार्यक्रम में जोड़ा कार्यशाला में। 1-1.5 घंटा वो ऑनलाइन भी हम लोगों के साथ जुड़े। तो काफी अच्छा कार्यशाला के माध्यम से जो अपना कार्य होता है वो हम लोगों ने किया। वाकई। और दूसरा एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जब मैं यहाँ कला परिषद भोपाल में था कार्यरत, मैं सोशल मीडिया देखता था वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें अपडेट हुई। ऐसे मेरे ख्याल से जब जितने भी संस्थाएं हैं वो सोशल मीडिया जितना अपग्रेडेशन होना चाहिए, उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि अभी स्लो है, उसको थोड़ा और अपग्रेड होना चाहिए। आपको नहीं लगता ये? नहीं, इसको वाकई किया जा सकता है। जैसे अब हम लोगों के लिए भी अब धीरे धीरे ये विषय सामने आ रहा है कि क्या भाई संस्कार भारती के माध्यम से आप लोग अपने YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, खुद अपने अपने इकाइयों के जिलों के फेसबुक पेज बनाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से समाज में जो युवा वर्ग बहुत जल्दी इसको कैच करता है और वो ज्यादा फेमिलियर होते हैं। उस दृष्टि से इस के माध्यम से आगे काम करने की बहुत गुंजाइश है और बहुत संभावना है, निश्चित करना चाहिए। धार में जो प्रशिक्षण कार्यशाला हुई, वहाँ पे जो अपने केरल स्टोरी के आपके राइटर थे, वो भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे उस अवसर पे, और उनके द्वारा भी जो है उस कार्यशाला में बच्चों को अपना उद्बोधन देके उनको बताया कि किस प्रकार से उनमें इस केरला स्टोरी को मैंने राइट अप किया। वाह। ये धार का है ना? ये अभी धार में जो कार्यशाला हुई थी, डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर हमारी नृत्य विधा की संयोजक है प्रांत की, उनके द्वारा क्षेत्र का जो है वहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया, और उस प्रशिक्षण के दौरान ही उस अवसर पे सारे पेरेंट्स भी उपस्थित होते हैं। हम कार्यशालाओं में ये भी एक विषय रखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कार्यशाला दर्शन के लिए भी आए, ताकि उनको ये लगे या उनको मालूम पड़े कि हमारे बच्चे यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार उनको सिखाया जा रहा है। तो एक दर्शन भी साथ में होना चाहिए। और जो संस्कार भारती का उद्देश्य है कि समाज हमारे साथ जुड़े, वो एक हमारा माध्यम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है। सर, हम आपके एक आध दो रचना सुनना चाहेंगे। जो एक छोटी सी रचना मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया और ये पत्रकारिता और मीडिया जगत की ही अगर बात करते हैं, वहीं से एक शुरुआत थोड़ी सी करता हूं मैं कि क्या सुनना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, सत्य, झूठ या फिर अर्ध सत्य। कई बार ये रहता है कि सच अक्सर कड़वा होता है, मन को भाता है अक्सर झूठ, चलो सुनते हैं और देखते हैं अर्ध सत्य। अर्ध सत्य दिखाकर आदमी दोनों प्रकार से संतुष्ट हो जाता है कि मैंने सच भी दिखा दिया और झूठ भी दिखा दिया, और जो दिखाना था वो दिखाया, जो छुपाना था वो छुपाया। तो इस प्रकार से जो एक मन का भाव था, वो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैंने लिखा कि घर बच जाए किसी का जीवन, आ जाए अगर होठों पर मुस्कान, तो वो अर्ध सत्य गलत नहीं है, क्या सुनना चाहोगे, सत्य झूठ अथवा अर्ध सत्य। उसी प्रकार से कला जगत में जब काम कर रहे हैं तो एक साधक की क्या अभिलाषा होती है, उसके ऊपर कुछ लिखा है मैंने कि दुनिया के कैनवास पर कर्म की कूची को जिंदगी के रंगों में डुबाकर एक ऐसी तस्वीर बनाए कि हर कोई बस देखता रह जाए। माँ वसुधा के आंगन पर मेहनत की कुदाली को माटी की सुगंध में रचकर एक ऐसा वटवृक्ष लगाएं कि हर कोई नमन करता रह जाए। रिश्तों की दीवार पर प्रेम और स्नेह की कलम से
समर्पण की स्याही में डुबाकर एक ऐसी इबारत लिखें कि बस हर कोई पढ़ता रह जाए। माँ सरस्वती के मंच पर सुर गंगा की तान को अंतर्मन के भाव में भिगोकर एक ऐसा राग छेड़ा जाए कि हर कोई बस सुनता रह जाए। बिल्कुल, वाह। काफी विषय जो मेरे को मन को भाते हैं उनको मैं अपने दृष्टि से लिखता रहता हूँ। कोई इतना कभी ऐसा मैंने ये सोचा नहीं कि मैं इनको कहीं प्रदर्शित पब्लिश करूंगा करना। या किसी मंच की उस पर रखूंगा, लेकिन अपने मन के भावों को लिखने करने की जो आदत हुई है उसी को लिखता हूँ। उसी बिल्कुल। में एक जगह लिखा हुआ है कि उम्र बहुत छोटी है, आओ चंदन सा महके। उम्र बहुत छोटी है, आओ चंदन सा महके। नव पीढ़ी का हो पथ प्रशस्त, आओ ऐसा कुछ रच दे। अधरों से कुछ ऐसा बोले, संग साथ में हर कोई होले। जीते जो सबके दिलों को, प्रेम की ऐसी गागर चलके। उम्र वाह, बहुत छोटी है, आओ चंदन सा महके। बिल्कुल। डर के फैले अंधियारे में हौसलों के दीप जलाएं। एक माला में सब जुड़ जाएं, बनकर मोती माणक के मन के। आओ उम्र बहुत छोटी है, चंदन वाह, सा महके। हर अधरों पर हो मधुरिम गान, गूंज उठे धरती और आसमान। हर होठों पर हो मीठी मुस्कान, रुंझुन कर पायल फिर थनके। उम्र बहुत छोटी है, आओ चंदन सा महके। वाह, बहुत ही खूबसूरत सर। लिखते रहते हैं बस, और क्या। नहीं, वाकई। और ये मेरे ख्याल से ये खुद को एक एनर्जी देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मतलब हम अगर लिखने की बात करें, ऐसे विचार तो तुरंत किसी के मन में आते नहीं है। तो वो ये लिखने वाला ये कब से शुरू हुआ आपका? ये लगभग अभी मान के चलिए 4-5 सालों से ही मैंने इस विषय को छुआ है। इसके जी। पहले अब चूंकि मैं एज इंजीनियर सर्विस में था, तो हाँ। दिन भर सीमेंट ईंट रेती गारा सीमेंट सरिया लोहा इसमें लगे रहते थे। ओके। बिल्डिंग बनाने में लगे रहते थे, रोड बनाने में लगे रहते थे। तो कभी इस विषय को छूने की कर नहीं पाए। जब जैसा लगा कि अब इसको छोड़ रहे हैं, तब हाँ, से कुछ शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर लिखते लिखते अब मन में आते गए भाव, लिखते गए। वाह। तो सर, अंत में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें, जो नए अपकमिंग कलाकार हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, या और छोटे जो लिखना भी शुरू कर रहे हैं, या जो दर्शक जो संस्कार भारती से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपके संदेश। और अंत में 2 मिनट चैनल के लिए भी जरूर कुछ बोलिएगा। अब अभी इस स्थिति में मैं आया नहीं हूँ कि संदेश किसी को दे पाऊं, लेकिन ये है कि विगत कई वर्षों से जब इस कला जगत में काम कर रहे हैं, तो ये एक मन में जरूर ये है, सब लोगों से भी अनुरोध ही रहेगा कि हर मनुष्य में कहीं ना कहीं एक कला अवश्य होती है। अंदर एक छिपा हुआ जो है कलाकार होता है। कोशिश करें कि अपने उस अंदर छिपे हुए कलाकार को बाहर निकालें और कला के माध्यम से इस देश की सेवा, संस्कृति की सेवा हम करें। निश्चित तौर पे कला हमारे जो है कहीं ना कहीं काम आती ही आती है। जैसे कि बिल्कुल। महाभारत में भी बताया गया है कि अर्जुन को अगर पखावज वादन याद कला थी उनके पास में, तो जो अज्ञातवास उन्होंने निकाला वो उस कला के माध्यम से ही निकाला। तो निश्चित है अंदर की जो कला आपकी रहेगी वो कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगी जीवन के अंदर। बिल्कुल। तो अपनी कला को निखारें, कला के माध्यम से अपने आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। और संस्कार भारती आप लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। किसी भी प्रकार की कला में आप जुड़ना चाहें, चाहे कौन सी विधा हो, मातृ शक्तियों के लिए चित्रकला हो, भू अलंकरण है, मांडने है, बहुत सारी विधाएं हैं, संगीत है, साहित्य है, बिल्कुल। नृत्य है, नवांकुर जितने हैं, उन सब लोगों को अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हमारे माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को अपना यशस्वी बनने के लिए मंच मिले। कोशिश बिल्कुल। हमारी और बराबर मेरे ख्याल रहती से है। एक चीज और होता है कि हम जब जुड़ते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं से संगठित होते हैं, और आज के समय में संगठित होकर काम करना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे जब वो एक अखिल भारतीय संस्था के माध्यम से जुड़ते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है। व्यक्तिगत बिल्कुल। संस्थाओं में तो हमारे पास जितने, अगर मैं आज उज्जैन में हमारी चर्चा करूं तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे कला साधक हमसे जुड़े हुए हैं सब एक एक संस्था के निदेशक हैं। लेकिन जब वो अपनी संस्थाओं में खुद काम करते हैं और जब संस्कार भारती में आते हैं तब उनके अंदर एक अलग अनुभव होता है, उनको एक अलग मन में भाव आता है कि हम एक बिल्कुल। अखिल भारतीय स्तर की संस्था के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वो वाकई। एक उस अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पे सबको जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ बड़ौदा में अभी हूँ। मैंने अभी बीच में फोन किया था, यहाँ पे जो संस्कार भारती के जो प्रमुख हैं वो आकाशवाणी में है कहीं, तो मैंने फोन किया था उनको।
तो उन्होंने कहा कि जब हमारी बैठक होगी तब हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी गतिविधियां जितने कि हमने अभी आपके प्रेजेंटेशन के दौरान देखी, उतनी गतिविधियां मैं यहाँ पे वैसे अभी तक तो मेरे संज्ञान में आई नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ हो और हम अपना योगदान भी कुछ दे सके तो जरूर आप बताइएगा। निश्चित तौर पे बराबर मैं आपका खबर दूंगा। और जिस प्रकार से हमने हमारा फेसबुक पेज चला रखा है, वैसे ही आपने जो है इस कला जगत में और अपने संवाद के माध्यम से, अपनी चैनल के माध्यम से आप जो दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। संस्कार भारती के एक छोटे से कार्यकर्ता का आज आपके संवाद, अपनी कहानी अपनी जुबान नहीं के सर, माध्यम से ये दिया। आप लोगों का और आशीर्वाद है। बहुत आप बहुत लोग आभार। बड़े हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, इस वजह से हम लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोगों के अनुभव से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत सुंदर कार्य आपका। अवश्य व्यक्तिगत भी आपसे जब भी बड़ौदा आएंगे अवश्य भेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों से शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो भी इस तरह की जो भी बातचीत है आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को जरूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से कला का जो एक वातावरण है और इसको एक सकारात्मक वातावरण जो हमने सारे जगह करने की कोशिश की है, वो दूसरे सुनेंगे तो उनको भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो इसी के साथ मुलाकात होती है फिर से। नमस्कार। जी जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार।